Hello students, welcome back to the second session of economics, sectors of Indian economy. तो students फर्स्ट सेशन में हमने क्लासिफिकेशन देखा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी. अब हम तीनों सेक्टर्स को स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड एम्प्लॉयमेंट. तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, प्राइमरी सेक्टर से क्या आपको पता है कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी से कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड टर्शियरी कितना सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रही है. क्लियर? तो दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल, हमें नहीं पता. प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, कितने लोग वहां काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने लोग काम कर रहे हैं एंड टर्शियरी में कितने काम कर रहे हैं, ये भी हमें नहीं पता. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हम आइडेंटिफाई करें कि कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं एंड कौन सा सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है या कितना सर्विसेज दे रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि टर्शियरी सेक्टर्स बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो क्या हो सकता है यहाँ पर, कोई भी एक सेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो सकता है एंड बाकी जो है वो स्मॉल एंड साइज हो सकते हैं बाकी सेक्टर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो कंपेयर करेंगे अगर the various production activities in primary, secondary and tertiary sectors produce a large number of goods and services. हमने देखा कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी सेक्टर हो, बाकी जो एक्टिविटीज है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं. So they produce a large number of goods and services. Also, three sectors have large number of people working in them to produce these goods and services. खुद से थोड़ी हो पाएगा, खुद से प्रोडक्शन होता है कभी नहीं होता. तो ह्यूमंस जब उसको यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं, तो ऑब्वियस है वहां पर ह्यूमंस की जरूरत ज्यादा है. तो एम्प्लॉयमेंट होगा, वहां पर पीपल काम करते होंगे. So the next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. So next step क्या है, कितना goods and services produce होता है and कितने लोग हर एक सेक्टर में काम करते हैं. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant. जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा हो सकता है कंट्री में कि एक या दूसरा सेक्टर, दो सेक्टर्स डोमिनेट करे एंड तीसरा सेक्टर जो है वो छोटा रह जाए in terms of you can say employment and total production. So in terms of total production and employment, while the others are relatively small in size. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो तीनों में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी सर्विसेज दे रहा है एंड कहाँ पर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ताकि हम तीनों को अच्छे से क्लासिफाई कर सके, कंपेयर कर सके. नाउ स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. आप कैसे काउंट करोगे, प्राइमरी में इतना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में इतना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, टर्शियरी ने इतना सर्विसेज दिया, आप कैसे काउंट कर पाओगे हर एक सेक्टर को? तो कितना कितना टेडियस टास्क है ये. देखते हैं, इसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है. With so many thousands of goods and services produced, you might think it is next to impossible task. Yes, obviously मेरे भी दिमाग में आएगा तो I'll be like, what? How can I count primary, secondary and tertiary sector की goods and services को इतना सारा मैं कैसे count करूंगी? Correct? मेरे दिमाग में भी एक बार के लिए आ गया कि yeah, this is next to impossible task. Not only would the task be enormous, you would also wonder how can we add up cars, computers, nails and furniture? It won't make sense. You are thinking very correctly here. तो अगर समझो ये टास्क एनॉर्मस ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आप सोचोगे कि अरे कैसे हो सकता है, हम कार्स को ऐड करेंगे, कंप्यूटर्स को ऐड करेंगे, फर्नीचर को करेंगे, घर को करेंगे, फिर जो कबोर्ड्स होते हैं उसको ऐड करेंगे. करेक्ट? दिस इज सेंसिबल जरा भी नहीं है ये. This is not at all sensible. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. एक कंपनी है, वहां पर कार मैन्युफैक्चर हो रही है, स्मॉल स्केल कंपनी है, तो वहां पर आप बोल सकते हो मंथ में 5000 कार्स मैन्युफैक्चर होती है. फिर उसके बाद में कंप्यूटर का है तो वहां पर 5000 कंप्यूटर होता है. फिर बाद में फर्नीचर है, वहां पर 10,000 फर्नीचर. तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे काउंट करने जाऊँ तो
कार वाले ने 5000 प्रोडक्शन किया, कंप्यूटर्स ने 5 किया, इट कम्स टू 10। फर्नीचर ने 10 किया, दैट इज बोल सकते हो 10 कबर्ड्स बनाए उसने लकड़े के, तो वहां पर 10, तो कितना हुआ 10 + 10 = 20। तो क्या मैं ऐसे काउंट करूं कि भाई 20 गुड्स प्रोड्यूस हुआ है? क्या फायदा इसका स्टूडेंट्स? इकोनॉमी में कैसे आप एडजस्ट करोगे इसे? क्या इकोनॉमी हमारी ये काउंट करती है कि कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम वो गुड्स की वैल्यू कंसिडर करते हैं कि एक कार जो है वो कितने पैसे की है। करेक्ट, तो वो इकोनॉमी रिलेटेड हुआ, पैसा गिना जाता है स्टूडेंट्स, वैल्यू गिनी जाती है प्रोडक्ट की, गुड्स नहीं गिने जाते। इट इज नॉट एट ऑल सेंसिबल कि अब 20,000 गुड्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन क्या करूं मैं उसका? वो तब सेंसिबल होगा जब उसकी वैल्यू होगी। आज आप ऐसे ही हो, लेकिन ह्यूमन की वैल्यू करेंगे तभी वो बोल सकते हो कि 100% सेंसिबल होगा। करेक्ट, तो दैट इज यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स जो गुड्स है वो हम उसको काउंट नहीं, उसके नंबर्स पे नहीं रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हम क्या करेंगे, उसके एक्चुअल नंबर्स काउंट नहीं करेंगे, हम उसकी वैल्यू काउंट करेंगे। हाँ, फर्नीचर कबर्ड एक 5000 का है, तो 10 कितने होंगे स्टूडेंट्स? 50,000, बराबर। सो दैट इज, हम इसको ऐसे काउंट करेंगे। Not only would the task be enormous, but you also might wonder, how can we add up cars, computers, nails and furniture? That is next to impossible. It won't make sense. You are right in thinking so. To get this problem solved, अब इसको solve करने के लिए हमारे economist ने suggest किया. Economists suggest that the value of goods and services should be used rather than actual numbers. मैंने आपको बताया था numbers नहीं गिनने हैं कि कार्स 5000 है, कंप्यूटर्स 5 है, नेल्स 5, फर्नीचर 10, तो हम इसको इसकी काउंट नहीं रखेंगे। हम वो काउंट के जगह पे उसकी वैल्यू कि एक कार 50,000 की रहेगी, दूसरी कंप्यूटर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कंप्यूटर्स 50,000 का रहेगा, फर्नीचर 10,000 का रहेगा, तो उसके वैल्यूज ऐड करेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारे इकोनॉमी में हम उसे काउंट कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स में आपको। There's an example, if 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value will be 80,000. 10,000 into 8 कितना होता है? 80,000। 10,000 वीट है, 10,000 किलो केजी वीट है, जो उसे हम 8 रुपए पर केजी में बेच रहे हैं, तो कितना होता है वैल्यू? 80,000 रुपीज। 10,000 into 8 बराबर। तो यहाँ पर क्या मैं 10,000 गिनूं कि 80,000 गिनूं? तो ऑब्वियसली 10,000 वीट कैसे काउंट करूंगी मैं? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उसको एक वैल्यू दे दिया, 8 रुपए में बोल सकते हो, 8 रुपए, 1 किलो का 8 रुपया, बराबर। तो अगर 10,000 है तो कितना होगा? 80,000। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गया 10,000 का, केजी ऑफ व्हीट का 80,000। वैसे ही वैल्यू ऑफ कोकोनट, 5,000 कोकोनट एट ₹10 फॉर कोकोनट, तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी कोकोनट्स की वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर हमने 10 रुपया एक कोकोनट का रखा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। आज आप देखोगे ट्रीज रहेंगे कोकोनट के, तो आप तोड़ के खाओगे तो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप बाजू में खरीद के खाओगे ना, तो उसको पैसे दोगे, तो इकोनॉमी जहां पर आती है वहां पर उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर 5,000 कोकोनट्स इंटू 10 करोगे तो कितना होगा? 50,000। तो 5,000 कोकोनट की वैल्यू क्या हुई? 50,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम नंबर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उससे वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज उसका कॉस्ट यूज कर रहे हैं, कॉस्ट दे रहे हैं उसको, एंड उसका वैल्यू एनहांस कर रहे हैं। Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. वैसे ही students हम देखेंगे सारे values को add किया जाता है and not the numbers, correct? तो primary, secondary, tertiary तीनों के values add करते हैं and then तीनों sectors को add करके फिर हमें goods and services का count पता चलता है। So students, I think it is quite clear. Now let's move to the next slide. Remember, there is one precaution to take, correct? There is, you can say there is one precaution one has to take. Not every goods or services that is produced and sold needs to be counted. अब students यहाँ पर भी एक exception है, हमें ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का हर एक जो प्रोड्यूस हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंट करना है जो हमारे तक पहुंच रहा है। I'll give you a good example for this.
लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फार्मर। अब आप बिस्किट खाते हो ना, तो बिस्किट का हम लिंक देखते हैं, ओरिजिन कहां से। फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी। अब फार्मर जो है वो फ्लोर मिल मतलब क्या होता है, जहां पर चक्की पीसता है ना, आटा पीसता है, उसे बोलते हैं। तो फार्मर व्हीट बेच रहा है किसको, फ्लोर मिल जो ओनर है उसको बेच रहा है, एंड ₹8 पर केजी में बेच रहा है। तो अगर उसने 10,000 यू कैन से अगर 1000 kg भी बेचा तो भी 1000 into 8 दैट इज 8000 रुपीज होता है, बराबर। अब फ्लोर मिल वाला क्या करेगा, उसे ग्राइंड करेगा व्हीट को, एंड फिर एक बिस्किट कंपनी को देगा। पार्ले जी की बात करते हैं। पार्ले जी वाला जो है वो फ्लोर मिल के साथ टाई अप करेगा, फ्लोर मिल वाला जो है वो फार्मर के साथ टाई अप करेगा, फार्मर व्हीट ₹8 में देगा फ्लोर मिल वाले को, फ्लोर मिल से ग्राइंड करेंगे एंड फिर बिस्किट कंपनी को देंगे। अब उसने कितने में दिया, ₹10 पर केजी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, फार्मर से 8 में खरीदा एंड बिस्किट कंपनी को 10 में दिया, तो यहाँ पर ₹2 क्या हुआ, ₹2 उसका उसका कमीशन है स्टूडेंट। कोई भी कमीशन के बिना काम नहीं करता। अब बिस्किट कंपनी क्या करेगी, वो फ्लोर यूज कर रही है, फिर शुगर खरीदती है, ऑयल खरीदती है, एंड वो सब मिक्स करके क्या बनाती है, बिस्किट के पैकेट्स बनाती है, 4 बनाती है, बराबर। एंड फिर वो बिस्किट्स वो मार्केट में जाके बेचती है, कंज्यूमर्स तक पहुंचता है ₹60 में, पैकेट ऑफ 4, दैट इज एक पैकेट कितने का बना है यहाँ पर, ₹15 का, ₹15। अब बिस्किट हमारे तक पहुंचता है, करेक्ट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। जो कंज्यूमर तक पहुंचे उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स। क्या आपको जब बिस्किट डिमांड करते हो तो क्या आपको शॉपकीपर बोलता है कि नहीं आप जाओ फार्मर के पास, वहां से बीट लो, फिर बिस्किट कंपनी में जाओ, यहाँ दो, नहीं हो सकता स्टूडेंट, करेक्ट। क्या आप ऐसा करते हो, जब बिस्किट खरीदते हो, आपको बिस्किट खाने की इच्छा है, तो फार्मर को जाके ₹3 देते हो, ₹8 देते हो, फिर व्हीट ग्राइंड मिल जो है उसको जाके ₹5 दोगे, फिर कंपनी वालों को जाके ₹10 दोगे, ₹15 ऐसे ऐसे करोगे कि आप शॉपकीपर को दोगे? ऑब्वियसली कि आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, शॉपकीपर को पैसा दोगे, ₹15 एक पैकेट का दे दोगे। आप फार्मर को देने नहीं जाओगे, ना आप ग्राइंड मिल जो है उनको देने जाओगे, ना आप कंपनी के ओनर को देने जाओगे। अब फाइनल प्रोडक्ट जो है उसका पैसा जो आप तक पहुंच रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, आप उसका पैसा देते हो। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं काउंट करते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट करते हैं जो कंज्यूमर तक पहुंचा, बराबर। हम फ्लोर, व्हीट है, फ्लोर है, शुगर, ऑयल, ये सबको अलग अलग काउंट नहीं करते, हम उससे मर्ज करके बिस्किट के फॉर्म में काउंट करते हैं, एंड हम बिस्किट का पैसा देते हैं, क्लियर। तो इसलिए इट इज वेरी सेंसिबल टू इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Why are only final goods and services counted? In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. तो students यहाँ पर क्या बोला है कि जो wheat है, हम देखेंगे यहाँ पर wheat जो है, फिर flour, wheat का flour जो है, फिर sugar है, oil है, ये सब intermediate goods बोला जाता है। Intermediate का मतलब क्या होता है, which is used to produce final goods and services. समझा, बिस्किट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्हीट है, शुगर है, ऑयल है, ये सब यूज करके हम बिस्किट बनाते हैं। तो व्हीट, ऑयल, शुगर, ये सब क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसलिए हम इंटरमीडिएट काउंट नहीं करते एंड हम सीधा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि बिस्किट। The value of final goods already includes the value of intermediate. अब ₹15 पर पैकेट है ना, तो दैट इज फाइनल गुड्स बिस्किट है, ₹15 का, तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फ्लोर मिल्क का खर्चा इंक्लूडेड है, फिर बिस्किट कंपनी का कमीशन इंक्लूडेड है, फार्मर का कमीशन इंक्लूडेड है, सब इंक्लूड होके आपके पास टैक्स के साथ आता है ₹15 में। सो इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस, वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। Hence, the value of ₹60 for the biscuits already includes the value of flour. Similarly, the value of all other intermediate goods have been also included. To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same things a number of times.
अगर स्टूडेंट्स हम वीट काउंट कर रहे हैं, फ्लोर काउंट कर रहे हैं, फिर शुगर, ऑयल सब काउंट करके 15 रुपीज में वो भी अलग काउंट कर रहे हैं, 15 रुपीज भी अलग काउंट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉनसेंस। करेक्ट? फर्स्ट एज wheat, then as flour and finally as biscuit. तो it is not possible, ये गलत है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स के जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल हमने बिस्किट देखा ऑलरेडी। तो नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं स्टूडेंट्स। The value of final goods and services produced in each sector during particular year provides the total production of sector for that year. अब स्टूडेंट्स अगर समझो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी की बात करूं, तो सेकेंडरी में जितना भी प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल गुड्स, बराबर? मतलब अगर समझो बिस्किट कंपनी है, सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी बिस्किट कंपनी है, बिस्किट की कंपनी, चाहे वो ओरियो हो, फिर हाइड एंड सीक हो, या पार्ले हो, मोनाको हो, कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वो सेक्टर से टोटल प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू कितना है वो हम लेंगे, प्राइमरी से भी हम टोटल वैल्यू लेंगे एंड फिर तीनों को एड अप कर देंगे। And the sum of the production in three sectors gives what is called GDP of the country. तो स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है या फिर हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ये क्या होता है, तीनों सेक्टर से कितना प्रोडक्शन है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। समझे आप? समझो प्राइमरी से एक्स है, सेकेंडरी से वाई है एंड टर्शियरी से जेड प्रोडक्शन आ रहा है, तो तीनों को मिला के एक्स वाई जेड हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जीडीपी क्या होता है, प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर्स, सम मतलब ऐड करना तीनों को। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. एक साल में जितना भी goods and services प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी कौन मेजर करता है, ये इतना डिफिकल्ट टास्क कौन करता है स्टूडेंट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वही काम करती है जीडीपी मेजर करने का। मतलब वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है वो सबको सम अप करती है, ऐड करती है प्रोडक्शन को उसके, एंड जीडीपी मेजर करती है। क्लियर? सो ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आई होप यू आर क्वाइट क्लियर अबाउट दिस सेशन। यहाँ पर हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट किया है, हमने सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसको काउंट नहीं किया है। जैसे हमने बिस्किट के एग्जांपल से देखा, बिस्किट जो प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूमर को रीच कर रहा है हमने उसे काउंट किया। हमने इंटरमीडिएट गुड्स जैसे व्हीट है, फ्लोर है, शुगर, ऑयल, ये सबको काउंट नहीं किया बिकॉज इसकी वैल्यू ऑलरेडी एडेड है बिस्किट में, बिस्किट के पैक में। क्लियर? फिर हमने देखा स्टूडेंट्स की जीडीपी क्या होता है, sum of production in all the three sectors is called GDP. It is the value of final goods and services produced within a country during a year. एक साल में कंट्री में जितना भी सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है फाइनल, उसे हम जीडीपी बोलते हैं। करेक्ट? एंड जीडीपी अगर आपका बहुत अच्छा है तो कंट्री डेवलपमेंट का साइन बताती है, बराबर, या डेवलप्ड का साइन बताती है। अब ये जो टास्क है जीडीपी मेजर करना इज सो बोरिंग, बराबर, ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। So students, this was all about this session. Thank you so much.